हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरी पिछली जो गांव की चौपाल की वीडियो थी वो आप सभी को काफ़ी पसंद आई थी। तो आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर से बैठने जा रही है गांव की चौपाल। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि आप सभी की डिमांड पर मैं आप सभी के लिए गांव की चौपाल को एक बार फिर से लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कुछ नई और रहस्यमय कहानियाँ गांव से जुड़ी हुई। उस रात 11 बजे दादू भैया के यहाँ से चौपाल उठ गई थी, लेकिन आज फिर चौपाल सजने वाली है। आज फिर दादू भैया के घर में उनके साथ साथ अलाव को घेर कर दयाराम काका, लल्लू भैया, सजीवन, राजा और नीरज बैठने वाले हैं। आज वो सभी कौन कौन सी कहानी सुनाएंगे वो तो आपको इस कहानी में आगे ही पता चलेगा। लेकिन उस रात शाम को दिखाई देने वाला वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और वो कौन सी कहानी सुना रहा था, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने गांव की चौपाल की पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसे भी सुन ही लेना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो कहानी भी बहुत पसंद आएगी। दादू वो बाबा भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। कहता हुआ श्याम भागकर जब बाहर आया और देखा तो दादू भैया उसे पकड़कर अंदर ले गए। उस रात के बाद फिर अगली शाम को दादू भैया के यहाँ वो सभी इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन इस बार नीरज भी आया था। कल तो कहाँ चला गया था, आया नहीं था? राजा ने नीरज से पूछा। बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। पहले दादू भैया से पूछो उन्हें क्या हुआ है। वो आज थोड़ा परेशान लग रहे हैं और श्याम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दादू भैया सब ठीक तो है ना? नीरज ने जवाब दिया। क्या बताऊं रे, मैं शाम की वजह से ही परेशान हूँ। कल रात से वो अजीब हरकतें कर रहा है। ऐसा लगता है कल रात की हमारी कहानियों से वो डर गया है। दादू भैया बोले। क्यों, क्या हुआ? दयाराम काका ने दादू भैया से पूछा। दयाराम काका की बात का जवाब देते हुए दादू भैया बोले, कल रात तुम सबके चले जाने के बाद श्याम अजीब बातें करने लगा था। वो बोल रहा था कि एक बूढ़ा आदमी अलाव के पास बैठा है जिसके लंबे लंबे नाखून हैं। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और उसके सिर में बड़ी सी पगड़ी है और वो भी कहानी सुना रहा है। मैंने सोचा कि वो हमारी कहानी सुनकर डर गया है और डर की वजह से इस तरह की बातें कर रहा है, इसीलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे उसकी माँ के पास सुला दिया। लेकिन सुबह उसकी माँ ने बताया कि वो रात भर नहीं सोया, सो जाता और फिर डर कर जाग जाता। उसके बाद अजीब बातें करने लगता। कैसी अजीब बातें? दयाराम काका ने पूछा। वो बोल रहा था कि उसके बगल से वही बूढ़ा आदमी बैठा उसे कहानियाँ सुना रहा है और जब उसे नींद आ जाती है तो वो उसका गला दबाने लगता है। दादू भैया ने जवाब दिया। मुझे भी यही लगता है कि वो हमारी कहानियाँ सुनकर डर गया है। तो चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएगा। दयाराम काका बोले। तुम सब शाम की बात छोड़ो, कहानी सुनाना शुरू करो। आज सबसे पहले नीरज कहानी सुनाएगा क्योंकि कल वो नहीं आया था। दादू भैया बोले। ठीक है, मैं आप सबसे कल की बात ही बताता हूँ कि मैं कल कहाँ और क्यों गया था। कुछ दिनों पहले मेरे मामा जी मेरे घर आए थे और उन्होंने बताया था कि उनके गांव में एक जगह एक बैल पिछले 7 दिनों से गोल गोल घूम रहा था, जिस वजह से गांव वाले ये बात करने लगे थे कि जिस जगह वो बैल घूम रहा है उस जगह पर बहुत बड़ी दैवीय शक्ति है, जिसके प्रभाव से वो बैल उसकी परिक्रमा कर रहा है। फिर क्या था, उसके बाद उस बैल के साथ साथ पूरा गांव उस जगह की परिक्रमा करने लगा। फिर धीरे धीरे आस पड़ोस के गांव में भी वो बात फैल गई, जिसके बाद
वहाँ के लोग भी आकर उस जगह की परिक्रमा करने लगे। फिर गांव के कुछ लोग उस जगह पर देवी माँ की मूर्ति स्थापित करके उस जगह की पूजा करने लगे। उसके बाद तो जैसे उस जगह पर भूत प्रेत जादू टोने और तंत्र मंत्र से परेशान लोगों का मेला लगने लगा। जो भी वहाँ आता चढ़ावा चढ़ाता और अपनी मन्नत मांगता। जब मामा जी ने मुझे उस जगह के बारे में ये सब बताया तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बार वहाँ हो आता हूँ, शायद मेरे घर की भी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि उस जगह पर कोई दैवीय शक्ति नहीं है। जो बैल उस जगह की परिक्रमा कर रहा था वो एक आंख से अंधा था और शायद बीमार भी था, जिस वजह से वो एक ही जगह पर घूम रहा था। नीरज ने अपनी बात खत्म की। लेकिन तुझे पता कैसे चला कि उस जगह पर कोई दैवीय शक्ति नहीं है और वो बैल अंधा और बीमार था? श्यामलाल ने पूछा। जब मैं पहली बार उस जगह पर गया और अपना माथा टेक कर मन्नत मांगने लगा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने तेज़ धार तलवार से मेरी गर्दन काट दी और मैं एकदम से चौंक कर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। उस एहसास को अपने मन का वहम समझकर मैं एक बार फिर माथा टेक कर प्रार्थना करने लगा। लेकिन मुझे एक बार फिर वही डरावना और भयानक एहसास हुआ। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे एक काली परछाई मेरे पीछे पड़ी है और उसने तेज़ धार तलवार से मेरी गर्दन पर ज़ोरदार प्रहार किया, जिसमें मेरी गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसके बाद तो मैं एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुका। जो मैंने महसूस किया था वो सब मैंने अपने मामा जी से बताया। मेरे नाना जी भी वहीं पर थे। उन्होंने भी मेरी बात सुनी। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, किसी भी दैवीय स्थान पर इस तरह का एहसास होना संभव नहीं है। इसलिए मैं समझ गया कि वहाँ पर कोई दैवीय शक्ति नहीं है। इसके बाद मेरे नाना जी ने ये भी बताया कि उस स्थान पर जो लोग तंत्र मंत्र करने का ढोंग करते हैं और जिन्होंने वहाँ पर देवी की मूर्ति स्थापित की है वो सभी नशेड़ी लोग हैं। वो कोई काम धंधा नहीं करते। उस बैल की वजह से उन्हें लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाने का मौका मिला तो वो परेशान लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाने लगे। उसके बाद नाना जी ने मुझे ये भी बताया कि जो बैल उस जगह के चक्कर काट रहा था वो कुछ दिनों पहले उसी जगह पर मरा हुआ मिला था और वो एक आंख से अंधा भी था। नीरज ने पूरी बात बताई। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, देवी देवताओं तक को नहीं छोड़ते। दयाराम काका बोले। अरे लेकिन तेरी कहानी में भूत तो थे ही नहीं, तुझे तो डर बिल्कुल भी नहीं लगा, राजा बोला। मैंने भूत की कहानी सुनाई ही नहीं तो तुझे डर कैसे लगेगा? तुम सब पूछ रहे थे ना कि मैं कल कहाँ गया था, तो वही सब बता रहा था। अब एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें बहुत सारे भूत होंगे, नीरज बोला। दादू भैया उसे टोकते हुए बोले, चल अब तू रहने दे, अपनी कहानी बाद में सुनाना, पहले राजा को कहानी सुनाने दे। कल उसने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, आज भी उससे वैसी ही कहानी की उम्मीद है। पहले वो बब्बा कहानी सुनाएंगे, उसके बाद आप सब अपनी कहानी सुनाना। वो ऐसा कह रहे हैं। अंदर से भागता हुआ श्याम आया और बोला, श्याम की माँ श्याम को अंदर ले जा, इसे बाहर क्यों आने दिया? दादू भैया चिल्लाए। श्याम की माँ उसे पकड़कर अंदर ले जाने लगी, लेकिन दयाराम काका ने उसे वैसा करने से रोक लिया और श्याम से बोले, बेटा यहाँ तो हमारे अलावा और कोई नहीं है, तो किस बब्बा की बात कर रहा है तू? मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो ना, आपके बगल से ही तो बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें भी एक कहानी सुनानी है। कल भी वो एक कहानी सुना रहे थे, लेकिन बब्बा मुझे पकड़कर अंदर ले गए, जिस वजह से वो कहानी नहीं सुना पाए। उसके बाद वो रात में भी मेरे पास आए थे और अपनी कहानी सुना रहे थे, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, जिस वजह से मैं सो जाता था और वो मुझे जगाने के लिए मेरी गर्दन दबा देते थे। श्याम की बात सुनकर दयाराम काका सब समझ गए और बोले, चल ठीक है भाई, तू भी सुना अपनी कहानी, लेकिन कहानी सुनाने के बाद यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाना और फिर वापस कभी लौट कर मत आना। वो बब्बा कह रहे हैं कि कहानी सुनाने के बाद मैं तो कभी नहीं आऊँगा,
लेकिन कहानी सुनने के बाद तुम सब मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आओगे, श्याम बोला। वो एक प्रेत था जिसका नाम हरिया था, जो सिर्फ शाम को ही दिखाई दे रहा था और उसकी बातें भी सिर्फ वही सुन सकता था। इसीलिए उस प्रेत की कहानी सिर्फ श्याम ने ही सुनी और उसने ही कहानी वहाँ बैठे सभी लोगों को सुनाई। ये तब की बात है जब प्रेत बन चुका हरिया जिंदा था। वो एक बहुत बड़ा ज़मींदार था। उसके पास दौलत और शोहरत दोनों ही थे, जिसकी वजह से उसके बहुत से रिश्तेदार और पड़ोसी उससे जलते थे और चाहते थे कि किसी भी तरह से उसकी दौलत और शोहरत उससे छीन जाए। हरिया ये बात अच्छी तरह से जानता था कि लोग उससे जलते हैं, इसीलिए वो उन्हें जलाने के लिए और दिखावा करता था। हरिया जिस घर में रहता था वो उसके गांव का सबसे बड़ा घर था। वो घर नहीं बल्कि हवेली थी, जो कि उसके दादाजी ने बनवाई थी। लेकिन लोगों को जलाने के लिए हरिया ने उससे भी बड़ी हवेली बनवाने का फैसला किया। इसीलिए उसने गांव के बाहर अपनी ज़मीन पर एक नई हवेली की नींव रखी, जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो गई और हरिया अपने पूरे परिवार के साथ उस हवेली में रहने चला गया। उस नई हवेली में कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे हरिया को एहसास होने लगा जैसे वहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे ऐसा एहसास होता था जैसे कोई है जो हमेशा उसके साथ रहता है और उससे बातें करता है, लेकिन वो क्या कहता है हरिया साफ साफ नहीं सुन पाता था। एक दिन हरिया आंगन में बैठा था, तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसकी पत्नी उसके पीछे खड़ी है और उसने उससे एक गिलास पानी मांगा। उसके कुछ देर बाद भी जब वो पानी लेने नहीं गई तो हरिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसी दिन हरिया की पत्नी ने उससे कहा कि परसों की रात आपने मुझे सोने का हार लाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक लाकर नहीं दिया। हरिया अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। वादा करना तो दूर की बात है, हरिया उस रात घर में था ही नहीं। वो फसल बेचने मंडी गया हुआ था, लेकिन उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। हरिया ये सोच रहा था कि जब वो घर में था ही नहीं तो फिर उसकी पत्नी से हार दिलाने का वादा किसने किया। तभी उसकी माँ उसके पास आई और उसे डांटते हुए बोली, तो इतना बड़ा आदमी हो गया है कि अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाने का वादा करता है, लेकिन जब मैंने तुझसे कहा कि मुझे तीरथ करवा दे तो मुझे कहता है कि रुपए नहीं है। तेरी कमाई किस काम की जब अपनी माँ को तीरथ नहीं करवा सकता। माँ, तुमने मुझसे कब कहा कि तुम्हें तीरथ करना है और मैंने कब सुलोचना से हार दिलाने का वादा किया। हरिया सफाई देते हुए बोला, झूठ मत बोल। परसों मैंने खुद अपने कानों से सुना था जब तू सुलोचना को हार दिलाने का वादा कर रहा था। उसके बाद मैं खुद तेरे पास आई थी तीरथ के लिए पूछने, और तूने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। हरिया अपनी पत्नी और माँ की बातें सुनकर सोच में पड़ गया था। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कह रहे हैं। वो पहली बार था जब उसने इस घर में इस तरह की कहा सुनी हुई थी। उस दिन की घटना के कुछ दिनों बाद सुलोचना हरिया के पास आई और बोली, मुझे अभी के अभी हार चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानता नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ। उसकी बातों में गुस्सा भरा था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। सुलोचना की बातें सुनकर हरिया का खून खौल गया। वो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन कुछ बोल या कर पाता उससे पहले ही सुलोचना वहाँ से भाग गई। उसके कुछ देर बाद फिर सुलोचना उसके पास आई तो उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। सुलोचना कुछ समझ पाती कि हरिया ने उसे थप्पड़ क्यों मारा है, उससे पहले ही हरिया ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। वो पहली बार था जब सुलोचना के ऊपर हरिया ने हाथ उठाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हरिया ने गुस्से में सुलोचना को बहुत भला बुरा कहा। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ वहाँ आ गई और उसने हरिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन हरिया इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया। गुस्से में हरिया ने अपना आपा खो दिया था। अपनी माँ को धक्का देने के बाद हरिया एकदम शांत हो गया। वो कुछ बोल पाता
उससे पहले ही उसकी माँ बोली, इतना घमंड ठीक नहीं है। मैं देख रही हूँ जब से तूने ये नई हवेली बनाई है तब से तेरे अंदर घमंड आ गया है। आज तूने पहली बार बहू को अपशब्द कहे हैं और अब तू मेरी भी इज्जत नहीं करता। माँ, आपने सिर्फ मेरी बातें सुनी कि मैंने सुलोचना को अपशब्द कहे, लेकिन उससे पहले सुलोचना ने मुझे क्या कहा वो आपने नहीं सुना। थोड़ी देर पहले सुलोचना ने उसे जो कुछ भी कहा था हरिया ने वो सब अपनी माँ से बताया। तू झूठ मत बोल। थोड़ी देर पहले बहू मेरे साथ ही थी। वो तेरी आवाज़ सुनकर कमरे में गई और तू उसे भला बुरा कहने लगा। अपनी माँ की बात सुनने के बाद हरिया वहाँ से चुपचाप चला गया। उसने अपनी माँ के साथ जो कुछ भी किया था वो सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। हरिया ने नई हवेली में एक कुआं खुदवाया था, जिसकी बाट पर कुछ महीनों बाद पीपल का पौधा उगाया जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इस डर से ही पीपल की वजह से कुएं को कुछ नुकसान ना हो जाए, हरिया ने पीपल का पौधा उखाड़ दिया। पीपल का पौधा उखाड़ने के बाद हरिया के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उससे पहले तो उसके घर में छोटी मोटी कहासुनी होती थी, लेकिन उसके बाद से तो बात बात पर वो सुलोचना पर हाथ उठा देता था और अपनी माँ के ऊपर भी चिल्लाने लगा था। हरिया को कारोबार में भी बहुत नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उसका कारोबार बंद हो गया। 1-2 साल के अंदर ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, जिसे उतारने के लिए वो ज़मीन बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी सारी ज़मीनें बिक गई और नौबत घर बेचने की आ गई। दरअसल जब हरिया का नया घर बन रहा था तब रात के वक्त उससे जलने वालों ने उसका कारोबार बांधने के लिए अवघड़ विद्या करके उसके घर की नींव में कीले और एक नारियल काले कपड़े में बांधकर डाल दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तांत्रिक की सहायता से हरिया के घर में एक चुड़ैल भी भेजी थी, जिसकी वजह से हरिया की उसकी पत्नी और माँ के बीच गलतफहमी पैदा हो रही थी। कुएं में उगे पीपल के पेड़ पर एक जिन भी आकर रहने लगा था और जब हरिया ने वो पीपल का पौधा उखाड़ा तो उस पर सवार हो गया। उसी के प्रभाव में आकर हरिया कभी अपनी माँ पर चिल्लाता तो कभी अपनी पत्नी पर हाथ उठाता। इतना बताने के बाद श्याम एकदम चुप हो गया। क्या हुआ श्याम, तू चुप क्यों हो गया? आगे क्या हुआ बता? दादू भैया ने पूछा, ये बोलकर कि अब आगे की कहानी बाद में बताऊंगा। वो बाबा तो यहाँ से चले गए, श्याम ने जवाब दिया। अब तक हम सभी एक दूसरे को भूतों की कहानी सुनाया करते थे। आज एक भूत हमें अपनी कहानी सुनाकर चला गया, वो भी आधी अधूरी। न जाने वो वापस आएगा भी या नहीं। दयाराम काका बोले, आप फिक्र ना करो काका, वो अपनी कहानी सुनाने वापस ज़रूर आएगा। हंसते हुए राजा बोला, वो भूत कहानी सुनाए या ना सुनाए, लेकिन आज राजा अपनी कहानी ज़रूर सुनाएगा। दादू भैया बोले, अब राजा की कहानी रहने देते हैं, नीरज की कहानी सुनते हैं। वो कल यहाँ नहीं था तो उसकी कहानी उधार है। वैसे भी उस भूत की कहानी सुनने के चक्कर में रात काफ़ी हो गई है। दयाराम काका बोले, हाँ काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप सब खेत में घर बनाने से डरोगे। नीरज बोला, तू कौन सी कहानी सुनाने वाला है जिससे हम डर जाएंगे? दयाराम काका बोले, आप खुद ही सुन लो। नीरज ने जवाब दिया, ठीक है सुना फिर। दादू भैया बोले, चल उठ, अब बहुत देर हो गई तुझे इन लोगों के बीच बैठे बैठे। मैंने कितनी बार इन्हें मना किया कि शाम को अपने बीच मत बैठाया करो, वो तुम्हारी बातों से डर जाता है, लेकिन फिर भी तुम हो कि उसे अपने बीच बिठा लेते हो। सोनाबाई शाम को वहाँ से ले जाते हुए बोली। सोनाबाई के चले जाने के बाद नीरज ने अपनी कहानी शुरू की। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं पहली बार ससुराल गया था। तब मेरा साला मुझे खेत घुमा रहा था। मेरे साले ने बताया कि उनका एक 10 एकड़ का खेत पहाड़ के पास भी है, लेकिन अब वो लोग वहाँ खेती नहीं करते।
वो बंजर पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दादाजी ने रहने के लिए वहाँ एक कच्चा घर भी बनाया था जो अब खंडहर हो चुका है। उसकी बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ कि भला कोई कैसे ऐसे ही 10 एकड़ ज़मीन छोड़ सकता है। मैंने सोचा वो मेरे सामने लंबी लंबी फेंक रहा है। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, तो मैंने मजाक में उससे कहा कि अरे, तुमने तो सिर्फ 10 एकड़ ज़मीन छोड़ी है, लेकिन हमने तो 20 एकड़ का खेत ऐसे ही दान में दे दिया था। मेरी बात सुनकर मेरा साला समझ गया कि मैं उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो अपनी बात सच साबित करने के लिए मुझे उस खेत तक ले गया। लेकिन रास्ते में उसने मुझे समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, खेत में कोई भी हो, चाहे बच्चा, बूढ़ा या जवान या फिर कोई खूबसूरत औरत, वो कुछ भी करे या कहे, उन्हें पलटकर जवाब नहीं देना। मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था, बल्कि मजाक समझ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मेरी टांग खींच रहा है और मुझे डराने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। हम दोनों साइकिल से खेत की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद खेत दिखाई देने लगा, जो कि बंजर दिखाई दे रहा था, जबकि उसके आसपास के खेतों में फसल लहरा रही थी और कुछ में तो घर भी बने थे। जब थोड़ा और पास पहुँचे तो मुझे उस खेत के कोने में एक टूटा फूटा घर दिखाई देने लगा, जिस पर छत नहीं थी, सिर्फ टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। मेरे साले ने साइकिल खेत की मेड़ में ही रोक दी और वहाँ पर खड़ा होकर मुझे खेत की सीमा के बारे में बताने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन खंडहर हो चुके उस घर को पास से देखने का हुआ। मैंने साले से वहाँ जाने को कहा तो उसने वहाँ जाने से मना कर दिया, तो मैं उसे डरपोक कहकर चिढ़ाने लगा ताकि वो मेरी बात मान जाए। मेरी तरकीब काम आ गई और मेरी बातों से चिढ़कर वो मुझे वहाँ तक ले जाने को तैयार हो गया। जब से मेरे दादाजी ने ये जगह छोड़ी है, तब से आज पहली बार हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने इस ज़मीन पर कदम रखा है, और वो भी आपकी वजह से, मेरा साला मुझसे बोला। मैंने भी उसे चिढ़ाते हुए एक बार फिर से उसे डरपोक कह दिया। जिस वजह से हम लोगों ने ये ज़मीन छोड़ी थी, अगर वो वजह आपके सामने आ जाए तो फिर आप खुद डर कर यहाँ से भाग जाओगे और फिर दोबारा मुड़कर इस खेत की तरफ नहीं देखोगे, हंसते हुए मेरा साला बोला। उसकी हंसी मुझे थोड़ी रहस्यमय और अजीब लगी, इसीलिए मैंने उसे खेत के बारे में शुरू से सब कुछ बताने को कहा। तो उसने बताया कि उसके दादाजी ने उस ज़मीन पर सालों पहले कब्ज़ा किया था। उनके कब्ज़ा करने के पहले वो ज़मीन एकदम वीरान पड़ी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वो ज़मीन वीरान क्यों पड़ी है, क्योंकि उस ज़मीन के टुकड़े को छोड़कर पास में ही बसी आदिवासी बस्ती में रहने वाले लोगों ने पूरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। ये सोचकर कि कोई और उस ज़मीन पर कब्ज़ा न कर ले, मेरे दादाजी ने वहाँ एक कच्चा घर बना लिया और मेरी दादी, मेरे पिताजी और मेरे 2 चाचाओं के साथ वहीं रहने लगे। उस वक्त मेरे पिताजी और दोनों चाचा बहुत छोटे थे। जब मेरा साला ये सारी बातें मुझे बता रहा था तो मुझे खेत में 4 छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वो चारों खेत में दौड़ लगा रहे थे। उनमें से एक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मेरे साले ने उन्हें नहीं देखा था या फिर वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनके बारे में उसे बताने का सोचा, लेकिन ये सोचकर नहीं बताया कि शायद वो बच्चे उन खेतों में बने किन्हीं 1 या 2 घरों के होंगे जो खेलते खेलते यहाँ तक आ गए हैं। उन चारों बच्चों को नज़रअंदाज करके मैं अपने साले की बात सुनने लगा। उसने आगे बताया कि जिस दिन उसके दादाजी यहाँ रहने आए थे, ये उसी दिन की बात है, उसी रात की बात है। खाना खाने के बाद वो सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मेरे दादाजी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही दादी को खोलने दिया। उसके बाद उन्हें एक 4 से 5 साल के बच्चे की आवाज़ सुनाई दी जो रोते हुए कह रहा था, दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, दरवाज़ा खोलो, मुझे भूख लगी है। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर
मेरे दादाजी ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो उन्हें दरवाजे पर एक 5 साल का बच्चा बिना कपड़ों के दिखाई दिया जो कि रो रहा था। दरवाज़ा खुलते ही वो बच्चा अंदर आ गया और खाने को मांगने लगा। मेरे दादाजी ने उस छोटे बच्चे पर तरस खाकर दादी से उसे बचा हुआ खाना देने को कहा। उन्हें नहीं पता था कि वो बच्चा कौन है। दादी ने उसे एक रोटी अचार के साथ खाने के लिए दी। वो बच्चा उस रोटी को खा गया। उसके बाद मेरी दादी ने उसे एक और रोटी दी। वो उसे भी खा गया। देखते ही देखते वो छोटा सा बच्चा 4 रोटियां खा गया, जिसके बाद वो और खाना मांगने लगा। दादाजी और दादी एकदम हक्के बक्के रह गए क्योंकि वो छोटा बच्चा बाजरे की 4 बड़ी बड़ी रोटियां खा गया था। उसके बाद भी वो भूखा था, जिसके बाद उनके मन में ये शंका पैदा हुई कि वो बच्चा नहीं बल्कि कोई और है। तो उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है और तेरे माँ बाप कहाँ हैं और यहाँ क्या करने आया है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे और खाने को दो, मुझे खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो बच्चा अपने हाथ पैर ज़मीन पर पटकते हुए बोला। नीरज की कहानी सुनते हुए कब रात के 12 बज गए किसी को भी पता नहीं चला। जब सोनाबाई ने गुस्सा होते हुए दादू भैया को आवाज़ लगाई कि अब रात के 12 बज चुके हैं, रात भर कहानी सुनते रहोगे क्या? सोना नहीं है क्या तुम्हें? तब उन सबको समय का पता चला, जिसके बाद दादू भैया बोले, बस भाई, अब आगे की कहानी तो कल सुनाना। रात के 12 बज चुके हैं, इसीलिए आज तेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। उसके बाद वो सभी अपने अपने घर जाने लगे। घर जाते हुए दयाराम काका बोले, आज तो सिर्फ 2 ही कहानियाँ सुनने को मिली, वो भी आधी अधूरी। मुझे तो ये सोच सोच कर ही कि आगे क्या हुआ होगा, रात में नींद ही नहीं आएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काका, मैं भी यही सोचता रहूँगा, राजा बोला। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आया कि कहानी सुनाते हुए वो अचानक कहाँ चला गया, नीरज बोला। तू किसकी बात कर रहा है नीरज? राजा ने पूछा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ यार, जिसकी कहानी हमें श्याम सुना रहा था, नीरज ने जवाब दिया। वो अचानक कहाँ गायब हो गया, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही देगा, वो भी अगर वो वापस आया तो। नहीं तो ये राज कभी नहीं खुलेगा, दयाराम काका बोले। तो आज की ये चौपाल यहीं पर उठती है। आज की चौपाल में आप सभी को सिर्फ 2 कहानियाँ ही सुनने को मिली, वो भी आधी अधूरी, लेकिन दोनों ही अधूरी कहानियाँ अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई है, जिनके जवाब आपको अगली चौपाल में मिलेंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आज की चौपाल तो अब उठ चुकी है। आपको आज की चौपाल की दोनों ही कहानियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द अगली चौपाल में। बहुत ही जल्द चौपाल एक बार फिर सजेगी आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।